दोस्तों, डर डर क्या है? क्या यह सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है या फिर इसका वजूद असल दुनिया में भी है? विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह बस रूप बदलती है। तो जब किसी इंसान की मौत बहुत दर्दनाक, अधूरी और गुस्से से भरी होती है, तो उसके शरीर की ऊर्जा कहां जाती है? क्या वह हवा में घुल जाती है या फिर वहीं रह जाती है अपने प्रतिशोध का इंतजार करने के लिए? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह मध्य प्रदेश के एक घने जंगल में स्थित ब्रिटिशकालीन डाक बंगले की है। यह घटना 2008 की सर्दियों में घटी थी। यह कहानी है एक निडर फॉरेस्ट ऑफिसर विक्रम घोष की, जो ईश्वर और भूत दोनों को मानने से इनकार करता था। लेकिन उस एक रात ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। दिसंबर की वह शाम बेहद सर्द थी। सूरज विंध्याचल की पहाड़ियों के पीछे डूबने की तैयारी कर रहा था और आसमान में एक अजीब सी लालिमा छाई हुई थी, जैसे किसी ने नीले कैनवास पर खून के छींटे मार दिए हों। विक्रम अपनी जिप्सी में सवार होकर बैतूल जिले के उस पुराने रेस्ट हाउस की ओर बढ़ रहा था। उसे यहाँ की लकड़ी की अवैध कटाई की जांच के लिए भेजा गया था। वहां का रास्ता उबड़ खाबड़ और सुनसान था और जंगल इतना घना था कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। अब तो शाम हो चुकी थी और पेड़ों की परछाइयां किसी राक्षसी आकृतियों की तरह लंबी और डरावनी होती जा रही थी। रास्ते में विक्रम को कई बार लगा कि कोई उसकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा है, लेकिन उसने इसे अपना वहम समझा। करीब 8 बजे उसकी गाड़ी उस पुराने डाक बंगले के लोहे के गेट के सामने जा रुकी। गेट जंग खाया हुआ था और हवा चलने पर उससे एक तीखी, कान फोड़ने वाली चर्र चर्र की आवाज आ रही थी। वहां का चौकीदार अरविंद लालटेन लेकर बाहर आया। अरविंद की उम्र करीब 60 साल रही होगी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें ढसी हुई और चाल में एक अजीब सी लंगड़ाहट। नमस्ते साहब, अरविंद ने कांपती आवाज में कहा। विक्रम ने गाड़ी से उतरते हुए चारों तरफ देखा। वह बंगला अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था। बंगले के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजता है। सामान अंदर रख दो, विक्रम ने आदेश दिया। अरविंद ने झिझकते हुए कहा, साहब, आप कमरा नंबर 4 में मत रुकना, वह ठीक नहीं है। विक्रम ने हंसते हुए अपनी सिगरेट जलाई और पूछा, क्यों, वहां भूत रहता है क्या? अरविंद चुप रहा। उसकी चुप्पी में एक ऐसी चेतावनी थी जिसे विक्रम ने उस वक्त नहीं समझा। विक्रम ने जिद करके उसी कमरे की चाबी ली, क्योंकि वह सबसे बड़ा कमरा था और उसका व्यू जंगल की तरफ था। रात के 11 बज चुके थे। जंगल अब पूरी तरह जाग चुका था। झिंगुरों की आवाज किसी सायरन की तरह गूंज रही थी। विक्रम ने अपना काम खत्म किया और बिस्तर पर लेटा। कमरा वाकई आलीशान था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो कपड़ों को पार करके हड्डियों तक पहुंच रही थी। अंगीठी जलाने के बाद भी कमरा गर्म नहीं हो रहा था। विक्रम को नींद आने ही वाली थी कि तभी खट 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 आवाज लकड़ी के फर्श से आ रही थी, जैसे कोई नंगे पैर कमरे में चल रहा हो। विक्रम ने आंखें खोली। कमरा खाली था। अंगीठी की आग अब बुझने की कगार पर थी, जिससे दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी। शायद चूहा होगा। उसने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल ली। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा बदल गई है। हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी थी, सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध। विक्रम ने अपनी नाक सिकोड़ी। यह बदबू इतनी तेज थी कि उसका दम घुटने लगा। अचानक बाथरूम का दरवाजा, जो उसने खुद बंद किया था, वह धीरे से खुला। विक्रम उठकर बैठ गया। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर तकिए के नीचे से निकाली। कौन है वहां? उसने कड़क आवाज में पूछा। वह टॉर्च लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ा। अंदर जाकर देखा तो नल से पानी टपक रहा था। उसने नल कसकर बंद किया। जैसे ही वह पलटा और आईने में देखा, उसका खून जम गया। आईने में उसके ठीक पीछे
एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, एक औरत। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा नीचे झुका हुआ था। उसने एक पुरानी मैली सी साड़ी पहनी थी जो खून से सनी लग रही थी। विक्रम ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन किसी हथौड़े की तरह उसके सीने में बज रही थी। यह सिर्फ मेरा वहम है, वह बड़बड़ाया और वापस बिस्तर पर आ गया। लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि वह इस कमरे में अकेला नहीं है। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। इसे डेविल्स ऑम्वर भी कहा जाता है। विक्रम की आंख लग गई थी, लेकिन एक भारीपन ने उसे जगा दिया। उसे लगा जैसे उसकी छाती पर कोई बैठा है। स्लीप पैरालिसिस? शायद, लेकिन यह उससे कुछ ज्यादा था। उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। कोई उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा था। भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन लहजा दर्द और गुस्से से भरा था। तभी कमरे के कोने में रखी पुरानी रॉकिंग चेयर, आराम कुर्सी, अपने आप हिलने लगी। विक्रम की आंखों के सामने जो नजारा था वह किसी भी इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी था। उस कुर्सी पर वह औरत बैठी थी। इस बार वह साफ दिख रही थी। उसका चेहरा, ओह खुदा, उसका चेहरा जला हुआ था। त्वचा पिघलकर हड्डियों से लटक रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे जिनमें अनंत अंधकार था। वह औरत धीरे धीरे कुर्सी से उठी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। वह विक्रम की ओर बढ़ी। उसके गले से एक घुरघुराहट की आवाज निकल रही थी। विक्रम चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई थी। वह औरत उसके बिस्तर के पास आई और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुक गई। उस औरत ने अपना एक हाथ उठाया और विक्रम के माथे की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और काली थीं। जैसे ही उसने विक्रम को छूने की कोशिश की, विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जय बजरंग बली चिल्लाया। अचानक शरीर का भारीपन खत्म हुआ। विक्रम बिस्तर से नीचे गिर गया। उसने बिना पीछे देखे दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजा जाम था, वह खुल ही नहीं रहा था। पीछे से वह औरत अब हंस रही थी। उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं थी, उसमें कई जानवरों की चीखें मिली हुई थी। तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम भी यहीं रहोगे हमारे साथ, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। विक्रम ने पास पड़ा एक भारी लैंप उठाया और पूरी ताकत से खिड़की के कांच पर दे मारा। कांच टूटा, ठंडी हवा अंदर आई। विक्रम ने बिना कुछ सोचे खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। विक्रम गिरते पड़ते, झाड़ियों को चीरते हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भागा। उसने अरविंद के दरवाजे को इतनी जोर से पीटा कि वह टूटते टूटते बचा। अरविंद बाहर आया। विक्रम की हालत देखकर वह सब समझ गया। उसने विक्रम को पानी पिलाया और कंबल ओढ़ाया। विक्रम का पूरा शरीर कांप रहा था। जब विक्रम की सांसें थोड़ी काबू में आईं, तो उसने पूछा, अरविंद, वो कौन थी? कमरा नंबर 4 में क्या है? अरविंद ने एक गहरी सांस ली। साहब, मैंने आपको मना किया था, यह कहानी बहुत पुरानी है, अरविंद ने बताया। 1940 के दशक में, आजादी से पहले, यहां एक अंग्रेज अफसर कर्नल स्मिथ रहा करता था। वह बहुत क्रूर आदमी था। वह गांव की एक लड़की रेवती को पसंद करने लगा था। रेवती एक गरीब किसान की बेटी थी और उसकी सगाई हो चुकी थी। जब रेवती ने कर्नल की बात नहीं मानी, तो एक रात कर्नल ने उसे इसी डाक बंगले के कमरा नंबर 4 में कैद कर लिया। अरविंद की आवाज भारी हो गई। उस रात रेवती के साथ जो हुआ वह इंसानियत के नाम पर कलंक था। अपनी इज्जत बचाने के लिए और उस नर्क से निकलने के लिए रेवती ने उसी कमरे में खुद को आग लगा ली। वह तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन कर्नल ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। कहते हैं मरने से पहले रेवती ने कर्नल को श्राप दिया था। कुछ दिनों बाद कर्नल स्मिथ उसी कमरे में मृत पाया गया। उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था। तब से जो भी उस कमरे में रात को अकेले रुकता है, उसे रेवती दिखाई देती है। वह बदला नहीं लेना चाहती, वह बस अपना दर्द बांटना चाहती है। लेकिन उसका दर्द इतना भयानक है कि इंसान की जान ले लेता है। पूरी रात विक्रम अरविंद की झोपड़ी में ही बैठा रहा। उसे हर पल लगता रहा कि वह औरत बाहर खड़ी उसे देख रही है। सुबह होते ही विक्रम ने अपना सामान भी नहीं उठाया। वह सीधा अपनी जीप की तरफ भागा।
दिन की रोशनी में भी वह बंगला उतना ही डरावना लग रहा था। गाड़ी स्टार्ट करते समय उसकी नजर कमरा नंबर 4 की खिड़की पर पड़ी। शीशा तोड़ा हुआ था, लेकिन उस टूटे हुए कांच के पीछे वही जला हुआ चेहरा उसे घूर रहा था, और इस बार वह मुस्कुरा रही थी। विक्रम ने एक्सीलेटर दबाया और वहां से भाग निकला। वह गाड़ी तब तक नहीं रुकी जब तक वह शहर की भीड़भाड़ में नहीं पहुंच गया। विक्रम घोष ने उसके बाद फॉरेस्ट विभाग से इस्तीफा दे दिया। वह आज भी जीवित है, लेकिन अब वह अंधेरे कमरे में नहीं सोता। वह आज भी अपनी गर्दन पर उस ठंडी हवा को महसूस करता है। और अगर आप कभी बैतूल और पचमढ़ी के रास्तों से गुजरे और आपको कोई पुराना वीरान डाक बंगला दिखाई दे, तो याद रखिएगा, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। जिज्ञासा कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वह बस इंतजार करती है एक नए मेहमान का।